हेलो डियर लर्नर्स, आज हम आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ से बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को कराने वाले हैं। इनको आपको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको किरचॉफ के नियम कराए हैं और व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है यह भी आपको पढ़ा दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। वो वीडियो देखना बेहद जरूरी है क्योंकि वहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आंकिक प्रश्नों को करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फिर आपको जो आंकिक प्रश्न में मेथड लगाना है वो समझ आएगा। ठीक है, तो आज हम बहुत ही अच्छे प्रश्नों को सीखने वाले हैं कि उनको हम परीक्षा में कैसे करते हैं। और आपके परीक्षा में जैसे ही आंकिक प्रश्न आए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े होते हैं उनमें जो फार्मूला बताया गया होता है बस उसको आपको लगाना आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिखाएंगे कि आपको किरचॉफ के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्नों को किस तरह से हल करना है। आज का जो हमारा आंकिक प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है किरचॉफ के नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। आपको परिपथ दे रखा है, इस तरह का कुछ परिपथ बना हुआ है। इसमें आपके ये हमारे प्रतिरोध इस तरह से लगे हुए हैं और यहाँ पर हमारे वैद्युत सेल लगे हुए हैं। ये वैद्युत परिपथ हमें दे रखा होगा। इस तरह का भी दे सकता है एग्जाम में और कुछ और प्रकार से भी दे सकता है। बस तरीका आप समझ लीजिए जिससे आप कई आंकिक प्रश्नों को इसी तरीके से हल कर सकते हो। ठीक है, बेहद आसान होता है आंकिक प्रश्नों को हल करना, बस आपको मेथड लगाना आता हो। ठीक है, तो मेथड लगाना हम सिखाएंगे आपको। यहाँ पे पहला हमसे पूछ रहा है बिंदु बी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बिंदु बी व डी, ये रहा बी और ये रहा डी, इनके बीच में हमें विभवांतर ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, बी डी माइनस वी हमें ज्ञात करना है। और दूसरा हमसे कह रहा है 3 वोल्ट वाली सेल में धारा ज्ञात कीजिए। 3 वोल्ट वाला सेल कहाँ है, यही तो है हमारा, इसमें हमें धारा ज्ञात करनी है। तो फिगर आपको देख करके किरचॉफ का नियम लगाना है। ठीक है, किरचॉफ के 2 नियम हमने आपको पढ़ाए, पहला संधि का नियम, दूसरा बंद पास का नियम, या उसको वोल्टता का नियम भी कहते हैं। बहुत ही आसान थे और इनको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, उसको आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बस इस आंकिक प्रश्न को हल करने में उसकी मदद लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें आपकी जो धारा बहेगी ये बी से ए के लिए हमारी I1 धारा बहेगी, ये हमारी I1 धारा बहेगी, और बी से सी के लिए हमारी I2 धारा बहेगी। ठीक है, इस परिपथ में हमारी इस तरह से ये I2 धारा बहेगी। अब ये I1 धारा हमारी आ रही है इधर से और I2 धारा आ रही है इधर से। तो D से B के लिए जो हमारी धारा बहेगी वो क्या बहेगी, I1 प्लस I2। ये आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह से धारा का प्रवाह होता है। और वैद्युत सेल में जो हमारा वैद्युत वाहक बल होगा, ठीक है, उसको भी आपको पता होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। इसमें इवन अगर हम माने तो ये किधर से किधर बहेगा, इधर की ओर बहेगा। और किरचॉफ का हमने वोल्टता नियम आपको बताया था, जिसको किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं, वो यहाँ पर हमें लगाना होगा क्योंकि हमें चाहिए विभवांतर। विभवांतर के लिए धारा का मान भी तो पता होना आवश्यक है, तभी तो हम विभवांतर निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें धारा का मान तो दिया नहीं है प्रश्न में, तो आपको ये प्रश्न देखकर समझ आएगा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है और कौन सा सूत्र हमें लगाना है। जब तक आप प्रश्न नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीजें समझ नहीं आती। तो आंकिक प्रश्न को हल करने का सबसे सिंपल मेथड है कि आंकिक प्रश्न को पढ़िए, जो दिया है उसको लिख लीजिए और जो निकालना है उसको लिख लीजिए। फिर सोचिए कि आप कौन सा फार्मूला लगा सकते हो और किस तरह से चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएंगे, कौन से, बंद पास डी ए बी डी में। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, हल में आपको लैंग्वेज भी जरूर लिखनी है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में अगर प्रश्न करने को आता है तो आपको जरूर भाषा लिखनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखोगे बंद पास, ठीक है, डी ए बी डी में किरचॉफ के वोल्टता नियम से, किरचॉफ के वोल्टता नियम से। ठीक है, ये बात आपको जरूर लिखनी चाहिए, तभी वहां पर एग्जामिनर को समझ आएगा कि इसने कौन सा सूत्र लगाया है। किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएंगे किसमें, डी वी
और AD वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाओगे किरचॉफ का वोल्टता नियम। इसमें धारा कितनी बह रही है हमारी, I1 धारा बह रही है। तो वोल्टता नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसमें हमारी धारा कितनी बह रही है, I1, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का। तो I1 और यहाँ पे 2 शुरू में लिख लीजिए, 2I1 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इधर आगे चलोगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे आओगे। इसमें हमारा प्रतिरोध कितना है, 1 ओम का, और धारा हमारी I1 ही बह रही है। तो प्लस करेंगे क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, 1I1। ये चिन्ह का, आपको चिन्ह परिपाटी का बहुत जरूरी है ध्यान देना। अगर आप चिन्ह परिपाटी का ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। तो प्रश्न को हल करते समय आप चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न को हल करें, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है, अगर धारा की दिशा में चल रहे हैं तब प्लस लेते हैं, अगर धारा की विपरीत दिशा में हम चलते तो माइनस लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ से आएंगे, यहाँ पे ये भी हमारी धारा की दिशा में, प्रतिरोध हमारा कितना है, 2 ओम का प्रतिरोध है, और धारा कितनी बह रही है, I1 प्लस I2, ठीक है, और बराबर विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल हमारा यहाँ पे कितना है, 2 वोल्ट का है, और ये माइनस से प्लस चलते हैं तब प्लस लेते हैं, और प्लस से माइनस चलते हैं तो माइनस लेते हैं। ये आपको वहां भी हमने समझाया था। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 1, ठीक है, ये माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस से माइनस चले, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चले, ठीक है। अब इनको आप सरल कर लीजिए, 2I1 और I1 हमारा क्या हो जाएगा, 3I1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2I1 प्लस का 2I2, ठीक है। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मैथ आती हो आपको, 2 में से 1 घटाओगे तो 1, ठीक है। 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5I1 प्लस 2I2। बहुत इजी है, इतनी तो मैथ की कैलकुलेशन आपको आती होगी। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, क्योंकि आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं तक हमने सॉल्व किया और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब क्या करोगे, अब बंद पास देखिए DCVD, इसमें लगाइए, ठीक है। फिर से आप लैंग्वेज लिखोगे, बंद पास DCBD में किरचॉफ के वोल्टता नियम से, किरचॉफ के वोल्टता नियम से, ये भाषा जरूर लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। अब किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएंगे हम किसमें, इस वाले परिपथ में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा I2 धारा बह रही है और हमारा प्रतिरोध कितना है, 1 ओम का। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू में I2, ठीक है। फिर यहाँ से आप आए, यहाँ पे हमारा प्रतिरोध कितना है, 3 ओम का, और धारा कितनी बह रही है, I2। तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3I2, ठीक है। फिर यहाँ से आप यहाँ गए, यहाँ हमारी धारा कितनी बह रही है, I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितने ओम का है, 2 ओम का। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में I1 प्लस I2। देखो कितना इजी था, हमने सिर्फ वैल्यू रखे हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है विद्युत सेल में विद्युत वाहक बल, वो हमारा विद्युत सेल में कितना है, 1 वोल्ट का, और ये ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, और इधर हमारा कितना है, 3 वोल्ट का, इधर धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तभी क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत आसान है, I2 और ये 3I2 कितना हो जाएगा, 4I2, ठीक है, प्लस का 2I1 और प्लस का 2I2 बराबर माइनस का 2। अब ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 2 6I2, ठीक है, 2I1 प्लस का 6I2 बराबर माइनस का 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। यहाँ पे हमारे समीकरण 2 आ गई, और समीकरण 1 हम पहले ही निकाल चुके हैं। अगर हम समीकरण 1 व 2 को इस तरह से हल करें ताकि हमें I1 और I2 के मान पता चल जाएं, यहीं से हम क्या कर सकते हैं, यहीं से हम विभवांतर निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, अगर एक वैल्यू हम बराबर कर दें और उसको आपस में घटा दें तो एक वैल्यू तो हमारी कट जाएगी, बाकी यहाँ पे I1 का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 में अगर आप 3 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे 6I2 बन जाएगा। 6I2 में से 6I2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हुआ जो टर्म होगा उसको आप सरल कर लेंगे तो I1 का मान निकल आएगा। तो आप यहाँ पे लैंग्वेज लिखोगे, समीकरण
1 में 3 से गुणा करके समीकरण दो से घटाने पर, ठीक है, ये भाषा जरूर लिखनी है आपको। तो जैसे ही आप समीकरण 1 में गुणा करोगे कितने से, 3 से, तो कितनी हो जाएगी, 15i1 प्लस का 6i2 बराबर 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और समीकरण 2 हमारी क्या है, 2i1 प्लस 6i2 बराबर माइनस का 2, ठीक है। ये आप घटाओगे माइनस माइनस माइनस, यहां से क्या हो जाएगा, 15 में से 2 गए आपका 13i1, ठीक है। ये 6i2 से 6i2 हमारा कट जाएगा, ठीक है। और बराबर में हमारा क्या बचेगा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। बराबर में हमारा क्या बचेगा, 3 माइनस 2, और ये माइनस हमारा चिन्ह होगा, तभी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, 3 और ये हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। यहां से अगर आप i1 का मान निकालोगे तो कितना आएगा, i1 बराबर 5/13, ठीक है, 5/13, मात्रक जरूर लिखेगा एम्पियर। ये हमारा i1 का मान निकल आया, ठीक है। अब आप क्या करो, i1 का मान उठा करके रख दो, समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही आप i1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा में i1 का मान 5/13, ठीक है, और प्लस का हमारा 2i2 बराबर 1। अब इसको आप हल कर लीजिए, 25/13 बराबर के उधर जाएंगे, 2i2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 25/13, लासा लेंगे आप इसका ही तो क्या आ जाएगा, 13 लासा होगा, 13 माइनस 25/13, ठीक है। ये हमारा 2i2 का मान आया है। 13 में से आप 25 घटाओगे, माइनस के 12/13 बचेंगे, ठीक है। इसमें से आप इसको घटा लीजिए तो कितना बचेगा, माइनस का 12/13। अब 2i2 से इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो यहाँ पे i2 का मान जो हमारा निकल के आया वो कितना है, माइनस का 6/13 एम्पियर, ठीक है। मात्रक अवश्य लिखेगा, चाहे कैसा भी आंकिक प्रश्न हो, आपको मात्रक लिख के आना है और इस तरह से बॉक्स में भी बंद करना है। i1 हमारा निकला है कितना, 5/13 एम्पियर, और i2 हमारा निकला है कितना, माइनस का 6/13 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, i1 और i2 के मान निकल आए, पहला वाला जो खंड है वो बेहद आसान हो गया हमारे लिए। हमें निकालना क्या, b व d के बीच विभांतर, ठीक है, b व d के बीच विभांतर। अब हम विभांतर निकालेंगे, b बराबर आई आर, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो विभांतर क्या हो जाएगा, bd माइनस का vv बराबर आई आर, का मतलब इसमें बहने वाली धारा कितनी है हमारी, i1 प्लस i2, यही तो धारा बह रही है, और r हमारा कितना है यहाँ पे 2 ओम, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। i1 और i2 के मान हम निकाल चुके हैं, i1 का मान हमारा कितना है 5/13, और i2 का मान हमारा कितना है माइनस का 6/13, और गुणा में हमारा क्या चलेगा 2, लासा लेंगे आप तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1/13 और गुणा में 2, यानी माइनस का 2/13, ठीक है। तो ये हमारा अगला वाला जो था, पहला वाला, वो आ गया, ठीक है। हमारा पहला वाला जो खंड था वो यहाँ पे हमारा हल हो गया, माइनस का 2/13 आया। अब दूसरे वाले खंड में हमसे कह रहा था कि 3 वोल्ट में बहने वाली धारा, 3 वोल्ट यही तो था, इसमें हमारी i2 धारा ही तो बह रही थी, तो यहाँ पे 3 वोल्ट में जो धारा हो जाएगी, i2 बराबर कितना निकल के आया था, माइनस का 6/13 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपको लिखना जरूरी है। ये दोनों हमारे आंसर निकल आए। आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ आ गया होगा, तो अगर आप लिखना चाहें तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको अपनी परीक्षा में भी आंकिक प्रश्नों को हल करना है। इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है, दिए गए चित्र में वैद्युत धारा का मान क्या होगा। इस तरह से आपको फिगर दे रखा है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें वैद्युत धारा का मान क्या होगा। इसमें हमें दिख रहा है कि 5 चालक है हमारे, ठीक है, इनमें धाराएं हमारी आई जाते हुए, ठीक है, संधि की ओर और
6 एम्पियर, 4 एम्पियर और 3 एम्पियर संधि से दूर जाते हुए और 10 एम्पियर संधि की ओर आते हुए दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 5 चालक दे रखे हैं, हो सकता है प्रश्न में 6 चालक दे रखे हो, 7 चालक दे रखे हो या 4 या 3 दे रखे हो। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको किरचॉफ का संधि वाला जो नियम हमने आपको पढ़ाया है कि किसी भी संधि की ओर जाते हुए धाराओं का जो योग होगा वो संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के मान के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे लगा देंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा किरचॉफ के संधि नियम से। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और किरचॉफ के संधि नियम के बारे में लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो कि संधि की ओर जाने वाले धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के। हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे संधि की ओर जाने वाली धाराएं हमारी कौन सी, आई और 10 एम्पियर की। ठीक है, तो आई और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 10 और बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं हमारी क्या है, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर और 3 एम्पियर, यानी 4 प्लस 6 प्लस 3। ठीक है, अब ये 10 हमारा प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 4 प्लस 6 प्लस 3 माइनस का 10। ठीक है, 6 4 10 और 3 13, 13 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 3। तो आई का मान हमारा कितना आ गया, 3 एम्पियर। था कितना इजी था ये प्रश्न, बहुत ही इजी होते हैं इस तरह के प्रश्न, बस आपको चीजें समझ आ जाए। तो ये हम मात्रक जरूर लिखेंगे, 3 एम्पियर की धारा हमारी निकल के आई। ठीक है, तो इस प्रश्न को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, इसके बाद अगला प्रश्न कराते हैं। लिख गया, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कैसे होगा ये। दिए गए परिपथ में आर का मान क्या होगा। इसमें देखो कुछ इस तरह से आपको परिपथ दिए होंगे और इसमें पूछ लेगा कि आर का मान ज्ञात कीजिए। तो आर का मान हम कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया भी था, व्हीट स्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अगर आप इसको व्हीट स्टोन सेतु की तरह बनाओगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। 6 एम्पियर का जो हमारा प्रतिरोध है, ठीक है, इसके साथ में हमारा कितना लगा हुआ है, 15 एम्पियर का प्रतिरोध। ठीक है, ये हमारा 15 एम्पियर का प्रतिरोध हो गया। फिर 3 एम्पियर का एक प्रतिरोध हमारा लगा हुआ है और 3 एम्पियर के साथ में हमारा लगा हुआ है 1.5 एम्पियर का। तो कुछ इस तरह से हमारा 3 एम्पियर का लग जाएगा और इस 3 एम्पियर के साथ ही हमारा क्या लगेगा, 1.5 एम्पियर का। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये फिगर आप बनाओगे और जी जो है हमारी विक्षेप मापी वो बीच में लगी हुई है, इसको भी आपको हमने बताया था, जी हमारी बीच में लगी हुई है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये फिगर बनेगा आके, इस तरह से इसको आप बिल्कुल ठीक बनाइएगा। एग्जाम में स्केल का यूज कर सकते हो आप, तो कुछ इस तरह से ये फिगर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक आर ओम का प्रतिरोध किसके साथ लगा हुआ है, 15 ओम के साथ, और वो भी कैसा है, समांतर क्रम में। ये आर ओम का प्रतिरोध हमारा लग गया। ठीक है, और ये हमारा कितना था, 15 ओम था, और ये हमारा 6 ओम था, ये हमारा 3 ओम था, और ये हमारा 1.5 ओम है। ठीक है, और इस तरह से ये परिपथ हमारा पूरा हो जाएगा। ये हमारी बैटरी लगी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका परिपथ ये बनेगा। आप स्केल का यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा फिगर बन जाएगा, आसानी से आप बना सकते हो। 6 ओम और 15 ओम श्रेणी क्रम में थे, कुछ इस तरह से हमने लगा दिए। 3 ओम और 1.5 ओम ये भी श्रेणी क्रम में थे, तो इनको इस तरह से लगा दिया। बीच में हमारा विक्षेप मापी लगी थी वो लगा दी, और 15 ओम के साथ आर वाला जो था, आर ओम का प्रतिरोध, वो हमारा समांतर क्रम में लगा था। अब व्हीट स्टोन की संतुलित अवस्था का जो फार्मूला होता है वो हम लगाएंगे व्हीट स्टोन सेतु से। व्हीट स्टोन सेतु से ये वाला फार्मूला आप लगाओगे, हमने आपको बताया था P बटे Q बराबर R बटे S, यही तो फार्मूला था। P का मतलब हमारा क्या हो गया, P का मतलब हो गया 6, ठीक है, 6, और Q का मतलब क्या होगा, ये दोनों हमारे कैसे हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 15 गुणा R बटे 15 प्लस का R, और बराबर हमारा क्या है, R का मान कितना है, 3, और
इसका मान, एस का मान 1.5। अब आप इसको सरल कर लीजिए। आप एक काम करिए, 3 को नीचे भेज दीजिए, 1.5 को इसके गुणा में भेज दीजिए और ये पूरा टर्म बराबर के उधर भेज दीजिए। तो क्या आएगा आपका 6 गुणा 1.5 और बटे में आपका क्या आ जाएगा 3। ठीक है, ये इसके गुणा में चला गया, ये इसके बटे में आ गया। अब बराबर में हमारा ये वाला पूरा टर्म उधर चला जाएगा। 15 गुणा r बटे में 15 प्लस का r। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। आप एक काम करिए, दशमलव हटाइए, दशमलव हटाइए तो नीचे आपका 0 आएगा। 15 से काट दीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 से 6 काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, तो कितना है 3। अब इसको आप हल कर लीजिए। इसको हल करना बड़ा आसान है। कितना आएगा 15 गुणा r बटे 15 प्लस का r बराबर 3। ठीक है, तो 3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर हमारा कितना आएगा 15 गुणा r बराबर 15 3 45 प्लस का 3r। ठीक है, और ये हमारा कितना है 15r। अगर आप इसको इधर ले आओ बराबर के इधर, तो कितना हो जाएगा 15r माइनस का 3r बराबर 45। 15 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 12r। ठीक है, बराबर 45। r बराबर आप मान निकालोगे तो कितना आएगा 45 बटे 12। आप चाहे यहीं पे छोड़ दो, चाहे 12 से आप इसको काट सकते हो। तो 12 से काटने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वो लिख सकते हो आप, चाहे यहां तक भी लिख दो तब भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो इतना भी आप मात्रक लगा करके लिख सकते हो। अगर आप इसको काटना चाहो तो 12 से आप काटोगे 45, 3.75 आएगा। ठीक है, तो r का मान हमारा कितना आ गया 3.75 और ओम। ठीक है, मात्रक अवश्य लिखना है आपको। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न कितना इजी था, फिगर देख के थोड़ा सा कठिन लग रहा था। आंकिक प्रश्न ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, बस बच्चा थोड़ा सा डर जाता है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आंकिक प्रश्न पढ़िए, उसकी जो भाषा दे रखी है वहीं से आप चीजें निकालिए। ठीक है, और आंकिक प्रश्न में सूत्र लगाना आपको आता हो, यही आंकिक प्रश्न को करने की कला है। बहुत ही आसान होते हैं आंकिक प्रश्न अगर आप उनको करना जानते हो। इसको आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है जिनके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उनके साथ आप ये वीडियो जरूर साझा करें। जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।